स्वागत है आपका। क्लासिकल लिबरलिज्म ने 19th सेंचुरी यूरोप के पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को रिवॉल्यूशनाइज करने की, रिफॉर्म करने की पूरी कोशिश की। पॉलिटिक्स के स्फीयर में एब्सोल्यूट गवर्नमेंट को रिमूव करके कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया गया। इकोनॉमिक्स के स्फीयर में मर्केंटाइलिज्म के पॉलिसी को एबॉलिश करके फ्री मार्केट इकोनॉमी को अपनाया गया। गवर्नमेंट का जो भी इन्फ्लुएंस था, जो भी इंटरफेरेंस था पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के स्फीयर में, इन इंटरफेरेंस को धीरे धीरे कम करने की कोशिश की गई। यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो बदलाव हो रहे थे, जो चेंजेस हो रही थी, ये चेंजेस, ये डेवलपमेंट हर यूरोपियन कंट्रीज में एक साथ नहीं हो रही थी। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में ये पहले हुई, कुछ कंट्रीज में ये बाद में हुई। कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने क्लासिकल लिबरलिज्म के सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट को अपनाया, कुछ ने इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ साथ पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी अपनाया। क्लासिकल लिबरलिज्म के इकोनॉमिक एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो हमारा मतलब लेजे फेयर कैपिटलिज्म से होता है। लेजे फेयर कैपिटलिज्म को सबसे पहले फुल फ्लेज्ड फॉर्म में, पूर्ण रूप से यूरोप में, ब्रिटेन में अपनाया गया। ब्रिटेन में ही सबसे पहले फ्री मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया। लेजे फेयर कैपिटलिज्म के ब्रिटेन में आने के बाद ही वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहां शुरू हुआ? ब्रिटेन में। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में ही सबसे पहले लेजे फेयर कैपिटलिज्म को अपनाया गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद यूरोपियन सोसाइटी में कई इंपॉर्टेंट बदलाव आएंगे। यूरोपियन सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत मैसिव तरीके से बदलने वाला था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने साथ साथ कई चैलेंजेस भी लेकर आया और इन्हीं चैलेंजेस के रिस्पॉन्स के रूप में क्लासिकल लिबरलिज्म को एट लास्ट अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ये कैसे होता है ये हम आगे समझेंगे। अभी हमें ये जानना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद यूरोपियन सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दो नए क्लासेस को जन्म दिया। पहला क्लास था कैपिटलिस्ट क्लास। इस कैपिटलिस्ट क्लास के मेंबर्स कौन थे? मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, मिडिल क्लास मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरू होने से पहले ये मर्चेंट्स और ट्रेडर्स यूरोपियन सोसाइटी में एक्टिव थे, यूरोपियन इकोनॉमी में एक्टिव थे। क्लासिकल लिबरलिज्म, लेजे फेयर कैपिटलिज्म ने जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया ब्रिटेन में, इस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का सबसे अधिक लाभ इन्हीं मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने उठाया और बाद में यही मर्चेंट्स और ट्रेडर्स कैपिटलिस्ट क्लास का निर्माण करेंगे। जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरू होने के बाद बना, वो था वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास के मेंबर्स कौन थे? रूरल एरिया से माइग्रेट करके आए हुए लोग। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री सेटअप होने लगी टाउन्स और सिटीज के अराउंड, रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करके अर्बन एरिया में आने लगे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के चलते। और यही माइग्रेंट्स, यही रूरल माइग्रेंट्स बाद में वर्किंग क्लास का हिस्सा बनेंगे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दो इंपॉर्टेंट क्लास को जन्म दिया। कैपिटलिस्ट क्लास, जिसे बुर्जुआजी भी कहते हैं। बुर्जुआजी इसलिए क्योंकि बुर्ग का मतलब होता है सिटी, और ये क्योंकि ये मिडिल क्लास ट्रेडर्स एंड मर्चेंट सिटीज में रहा करते थे, इसलिए इन्हें बुर्जुआजी कहा जाता है। और जो दूसरा क्लास था वो था वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास को प्रोलेटेरिएट कहते हैं। प्रोलेटेरिएट का मतलब है इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। इनके पास क्या है? इनके पास सिर्फ लेबर है सेल करने के लिए। अभी हमें यह समझना है कि कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास के बीच का रिलेशनशिप क्या था। इससे पहले आप ये समझ लें कि कैपिटलिज्म में एक कैपिटलिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रॉफिट। एक कैपिटलिस्ट का एम एक ही होता है कि उसे प्रॉफिट अर्न करना है, और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इन एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास के बीच का रिलेशन कैसा था? एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेड का रिलेशनशिप था। कैपिटलिस्ट क्लास वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट किया करते थे अपने प्रॉफिट के लिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आगे बढ़ता गया, वर्किंग क्लास का कंडीशन बहुत खराब होता चला गया। जो रिच थे वो रिच से और रिच बनते गए, जो पुअर थे वो पुअर से और पुअर होते गए। ये सिचुएशन जो था, ये सिचुएशन एडम स्मिथ के प्रेडिक्शन के जस्ट अगेंस्ट था, जस्ट ऑपोजिट था। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा
एडम स्मिथ ने कहा था कि एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हर कोई फ्री होता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए, लेकिन जब एक इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली कलेक्टिव इंटरेस्ट में भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट के बेनिफिट के लिए भी वो काम कर रहा होता है। ओके, तो अगर एक कैपिटलिस्ट अपने प्रॉफिट को परस्यू कर रहा है तो ये गलत नहीं है, लेकिन एक कैपिटलिस्ट के इस एक्टिविटी का इफेक्ट जो है वो वर्कर्स के ऊपर भी दिखना चाहिए, पॉजिटिव इफेक्ट वर्कर्स के ऊपर भी दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा था। तो तो क्लासिकल लिबरलिज्म का क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। वर्किंग क्लास के पुअर कंडीशन को देखकर कई फिलोसोफर्स, कई थिंकर्स क्लासिकल लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। वो आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं कि एडम स्मिथ रॉन्ग थे, उनका इनविजिबल हैंड अब काम नहीं कर रहा है, जो रिच है वो और अधिक रिच बनता जा रहा है, जो पुअर है वो और अधिक पुअर होता जा रहा है। तो इस तरह से क्लासिकल लिबरलिज्म का क्रिटिसिज्म शुरू होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने वर्किंग क्लास का जो कंडीशन क्रिएट किया, पुअर कंडीशन क्रिएट किया, इसी के रिस्पॉन्स में क्लासिकल लिबरलिज्म का क्रिटिसिज्म शुरू होगा। ओके, अब क्लासिकल लिबरलिज्म का ये जो चैलेंज प्रेजेंट किया जा रहा था, क्लासिकल लिबरलिज्म के प्रति ये जो चैलेंज प्रेजेंट किया जा रहा था, इससे दो रिस्पॉन्स उभर कर सामने आते हैं। पहला रिस्पॉन्स क्लासिकल लिबरलिज्म के सपोर्ट में था, दूसरा रिस्पॉन्स क्लासिकल लिबरलिज्म के अगेंस्ट था। क्लासिकल लिबरलिज्म के सपोर्ट में एक नई थ्योरी आई, सोशल डार्विनिज्म की। सोशल डार्विनिज्म क्लासिकल लिबरलिज्म का ही एक एक्सट्रीम वर्जन है। इसे आप एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। सोशल डार्विनिज्म को प्रमोट करने वाले थिंकर्स जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर, इनका मानना था कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में, फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है, वो कंपटीशन के ऊपर बेस्ड है, कंपटीशन के ऊपर। और जब कभी भी कंपटीशन होगा तो कोई विनर होगा और कोई लूजर होगा। कोई विनर क्यों होता है? वो अपने मेहनत की वजह से विनर होता है, अपने परिश्रम की वजह से विनर होता है। और कोई लूजर क्यों होता है? वो मेहनत नहीं करता, वो उसने परिश्रम नहीं किया, इसलिए वो आज लूजर है। तो सोशल डार्विनिज्म ने कहा कि फ्री मार्केट इकोनॉमी बेस्ट है, ये कंपटीशन को प्रमोट करती है। जो मेहनत करेगा वो रिच होगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो पुअर होगा। तो हमें क्लासिकल लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ओके, ये रिस्पॉन्स था एक सोशल डार्विनिज्म का, जो कि क्लासिकल लिबरलिज्म का एक एक्सट्रीम वर्जन है। दूसरा रिस्पॉन्स आया जो कि क्लासिकल लिबरलिज्म के अगेंस्ट था, वो यूटिलिटेरियनिज्म था। और यूटिलिटेरियनिज्म को सबसे पहले जेरेमी बेंथम ने इंट्रोड्यूस किया। जेरेमी बेंथम ने, हम समझेंगे कि किस तरह यूटिलिटेरियनिज्म ने क्लासिकल लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज किया। ओके, यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी जेरेमी बेंथम के द्वारा दी गई। जेरेमी बेंथम ने अपने 1789 की किताब द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन में क्लासिकल लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी रखी। जेरेमी बेंथम भी रीजन पे बिलीव करते थे, वो भी एक एनलाइटनमेंट थिंकर थे, एडम स्मिथ और जॉन लॉक की तरह। लेकिन जेरेमी बेंथम का मानना था कि रीजन का इस्तेमाल, रीजन का यूज किसी नेचुरल लॉ को ढूंढने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह जॉन लॉक ने थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स दी, जॉन लॉक ने रीजन का इस्तेमाल करके एक नेचुरल राइट के थ्योरी को डिस्कवर किया था। जेरेमी बेंथम ने कहा कि नहीं, रीजन का इस्तेमाल नेचुरल लॉज को ढूंढने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नेचुरल लॉज कुछ नहीं होते, ये बस एक इमेजिनेशन है, मिथ है। जेरेमी बेंथम ने नेचुरल राइट के ट्रेडिशन को, जो कि लॉक ने स्टार्ट किया था, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। जेरेमी बेंथम ने कहा कि रीजन का इस्तेमाल, रीजन का यूज प्रैक्टिकल लॉज को ढूंढने के लिए किया जाना चाहिए। वो लॉज जिसकी मदद से हम सोसाइटी को बेटर बना सके, सोसाइटी को और अधिक अच्छा बना सके, सोसाइटी को रिफॉर्म कर सके। ओके, तो जेरेमी बेंथम वैसे लॉज को ढूंढना चाहते थे जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, यूजफुल हो, लोगों के कंडीशन को इंप्रूव कर सके। और जेरेमी बेंथम ने अपनी किताब द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन में एक ऐसा ही लॉ, एक ऐसा ही प्रैक्टिकल लॉ दिया। उन्होंने कहा कि हर लेजिस्लेटर के लिए, हर गवर्नमेंट ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। अगर एक लेजिस्लेटर, अगर एक रूलर कोई कानून बनाता है, कोई पॉलिसी बनाता है, तो उसके सामने ये प्रिंसिपल होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। इसका मतलब क्या है कि पॉलिसी से,
उस कानून से मैक्सिमम लोगों के हैप्पीनेस को प्रमोट किया जाए। ओके, मैक्सिमम लोगों के हैप्पीनेस को प्रमोट किया जाए। कैपिटलिज्म की जो पॉलिसी थी वो मैक्सिमम लोगों के हैप्पीनेस को प्रमोट नहीं कर रही थी। जो मेजॉरिटी था, वर्किंग क्लास, वो पुअर थे, वो सफर कर रहे थे, उनके उनके वेलबींग के लिए कुछ किया नहीं जा रहा था। जो माइनॉरिटी था, जो वेल्दी पीपल थे, बस उनके लिए ही सब कुछ अच्छा था। सब गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिन नंबर को प्रमोट किया जा सके। ओके, और इसके लिए जेरेमी बेंथम ने कहा कि स्टेट आईटी में इंटरफेयर करने की जरूरत है, स्टेट इंटरफेयर करे, क्योंकि जेरेमी बेंथम ये देख रहे थे कि वर्किंग क्लास के लोगों का कंडीशन कितना खराब था। कैपिटलिज्म के पॉलिसी को अपनाया गया, फ्री मार्केट इकोनॉमी के पॉलिसी को अपनाया गया, लेकिन इससे जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन का जो मेजॉरिटी है वो सफर कर रहा था। ओके, सफर कर रहा था। पॉपुलेशन के मेजॉरिटी के वेलबींग के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। तो यहां पर एक तरह से अगर आप देखें तो जेरेमी बेंथम पॉलिसी मेकर को, गवर्नमेंट को अपना फोकस जो है वो रियल वर्ल्ड के ऊपर फोकस करने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जमीनी हकीकत को देखिए कि लोग कितने परेशान हैं। कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लोग परेशान हैं, लोग सफर कर रहे हैं। आप सिर्फ किसी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल को फॉलो मत करते रहिए कि मार्केट को अनरेगुलेटेड रखना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना के बराबर होना चाहिए। ये एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल है, आप इन्हें फॉलो मत करिए। आप वैसे प्रिंसिपल को फॉलो करिए जिससे मेजॉरिटी जो है, पॉपुलेशन का मेजॉरिटी जो है, उनका वेलबींग जो है उसे एडवांस किया जाए, उनके हैप्पीनेस के बारे में आप सोचिए। ओके, ये एडवाइस था जेरेमी बेंथम का पॉलिसी मेकर्स को, रूलर्स को। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म के आने के बाद जो शिफ्ट है, फिलॉसफी का जो शिफ्ट है, वो एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। ओके, तो जेरेमी बेंथम ने इस फिलॉसफी को दी, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। जेरेमी बेंथम के इस फिलॉसफी में, इस ग्रेटेस्ट हैपन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की फिलॉसफी में एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि ये इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ कंपैटिबल नहीं है। जेरेमी बेंथम कहते हैं कि अगर अगर कुछ लोगों को हार्म करके मेजॉरिटी को खुश किया जा सकता है तो ये सही है, ये सही है। अगर हम 100 लोग, अगर एक पॉपुलेशन है 100 लोगों का, मान लीजिए इसमें हम 30 लोगों को नुकसान पहुंचा के, 30 लोगों को हार्म करके हम 70 लोगों को हम खुश कर सकते हैं, तो ये सही है। तो यहां पर उन 30 पीपल का, उन 30 लोगों के इंडिविजुअल लिबर्टी का क्या हुआ? तो जेरेमी बेंथम का जो कॉन्सेप्ट था, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, जो एडवाइस वो पॉलिसी मेकर को दे रहे थे कि पॉलिसी मेकर को वैसे ही लॉज, वैसे ही कानून, वैसे ही पॉलिसीज बनाने चाहिए जिससे मेजॉरिटी का वेलबींग, मेजॉरिटी का हैप्पीनेस जो है उसे प्रमोट किया जा सके, ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लिबर्टी के अगेंस्ट था। और क्योंकि ये इंडिविजुअल लिबर्टी के अगेंस्ट था, ये पूरे के पूरे लिबरलिज्म, पूरे के पूरे लिबरल फिलॉसफी के अगेंस्ट था। ओके, तो यूटिलिटेरियनिज्म में ये फ्लॉ था, ये कमी थी, और इस कमी को दूर किया जाता है जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। जॉन स्टुअर्ट मिल जेम्स मिल के पुत्र थे। जेम्स मिल जेरेमी बेंथम के कलीग थे और बहुत क्लोज एसोसिएट थे। जॉन स्टुअर्ट मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म को रिफॉर्म करने की कोशिश की और यूटिलिटेरियनिज्म को इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ कंपैटिबल बनाने की कोशिश की, और इसी कोशिश में जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिबरलिज्म को रीडिफाइन कर दिया। कैसे, आइए समझते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल शुरुआत में एक क्लासिकल लिबरल की तरह सोचते थे। 1859 में उनकी किताब ऑन लिबर्टी पब्लिश हुई, और इस किताब में उन्होंने लिखा कि दो एक्शन के दो स्फीयर होते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। एक एक्शन जो सिर्फ हमारे लिए होता है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, और दूसरा एक्शन ऐसा होता है जिसके करने से दूसरों को इफेक्ट हो, दूसरों को किसी तरह से इफेक्ट हो, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में किसी भी तरह का इंटरवेंशन अलाउड नहीं होना चाहिए। अदर रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट, गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। दैट मीन्स जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी किताब
1859 की किताब ऑन लिबर्टी में वो लिखते हैं कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं जिसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ मुझे हो रहा है तो इस काम में मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट मेरे लाइफ में, मेरे लिबर्टी में तभी इंटरफेयर कर सकता है जब मेरे किसी काम से, मेरे किसी एक्शन से किसी और को नुकसान हो। ओके, किसी थर्ड सेकंड पर्सन को नुकसान हो, अदर रिगार्डिंग एक्शंस में ही गवर्नमेंट मेरे लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, मेरे लाइफ में वो इंटरफेयर कर सकता है। ये क्लासिकल लिबरलिज्म की तरह दिखता है। ओके, तो जॉन स्टुअर्ट मिल शुरुआत में क्लासिकल लिबरलिज्म की तरह सोचते हैं, क्लासिकल लिबरल की तरह सोचते हैं, लेकिन ऑन लिबर्टी के पब्लिकेशन के बाद 1859 में जब ऑन लिबर्टी का पब्लिकेशन हो गया, इसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल का जो विचार है, जो सोच है, वो बदलने लगा। 1865 में जॉन स्टुअर्ट मिल को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एमपी चुना गया। ओके, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाने के बाद जॉन स्टुअर्ट मिल इंग्लैंड में वर्किंग क्लास के कंडीशन को डायरेक्टली ऑब्जर्व करने लगे। वो देखने लगे कि कैपिटलिज्म का, क्लासिकल लिबरलिज्म का क्या इफेक्ट है वर्किंग क्लास पीपल के ऊपर। वर्किंग क्लास पीपल के कंडीशन को वो डायरेक्टली ऑब्जर्व करने लगे और उनका जो विचार है लिबर्टी को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर, इंटरवेंशन को लेकर, वो बदलने लगा। जॉन स्टुअर्ट मिल को लगने लगा कि नहीं, गवर्नमेंट इंडिविजुअल की लिबर्टी, इंडिविजुअल के लिबर्टी में इंटरफेयर कर सकता है। जॉन स्टुअर्ट मिल को लगा कि वर्किंग क्लास के जो लोग हैं, उनका जो पुअर कंडीशन है, उस पुअर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट को इस कैपेसिटी को इस्तेमाल करना चाहिए और पुअर वर्किंग क्लास के जो लोग हैं जिनका पुअर कंडीशन है उन्हें डेवलप करना चाहिए। तो यहां से, इस कंसेप्शन से एक नए लिबरलिज्म की शुरुआत होती है। ओके, जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक नए लिबरलिज्म की शुरुआत की। उन्होंने लिबरलिज्म को रीडिफाइन करने की कोशिश की। तो आइए देखते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने किस तरह से लिबरलिज्म को रीडिफाइन किया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कॉन्सेप्ट दिया फ्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी का, और इस कॉन्सेप्ट को मिल ने विल्हेल्म वॉन हम्बोल्ट से बोरो किया था। देखिए, मिल कहते हैं कि इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस होना चाहिए। यहाँ पे आप समझिए, इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअलिज्म से अलग है, डिफरेंट है। क्लासिकल लिबरलिज्म इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात करती है। इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल के अराउंड स्फीयर होना चाहिए, एक ऐसा स्फीयर जिसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं कर सके। इंडिविजुअलिज्म का मतलब है लेट मी बी, लेट मी डू, मुझे बनने दो, मुझे करने दो, मैं जो बनना चाहता हूं मुझे बनने दो, मैं जो करना चाहता हूं मुझे करने दो। ओके, ये एक फिक्स्ड पॉइंट को डिनोट करता है। इंडिविजुअलिज्म जो है वो लिबर्टी का एक नैरो मीनिंग है। इंडिविजुअलिज्म के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल है, उसके अराउंड एक स्फीयर है, और उस स्फीयर में कोई इंटरवीन नहीं कर सकता। उस स्फीयर के अंतर्गत एक इंडिविजुअल जैसा चाहे वैसा बिहेव कर सकता है। इसे हम इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है। ओके, जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। वो इंडिविजुअलिज्म से मूव कर रहे हैं इंडिविजुअलिटी की तरफ। इंडिविजुअलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम का एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉडर व्यू है। देखते हैं कि इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या होता है। इंडिविजुअलिटी ह्यूमन पोटेंशियल को डिनोट करता है। ह्यूमन पोटेंशियल जो हर इंडिविजुअल में यूनिक होती है। ओके, इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि एक इंडिविजुअल अपने ह्यूमन पोटेंशियल को अनलॉक करे। जैसे इंडिविजुअलिज्म कहता है लेट मी बी एंड लेट मी डू, इंडिविजुअलिटी कहता है लेट मी ग्रो। और जब हम बात ग्रोथ की करते हैं तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इंडिविजुअलिज्म एक फिक्स्ड पॉइंट को डिनोट करता है, इंडिविजुअलिटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस को डेवलप करता है, एक ग्रोथ के बारे में बात करता है। इंडिविजुअलिटी का कंसर्न, इंडिविजुअलिटी का संबंध पोटेंशियल से है, ह्यूमन पोटेंशियल से है। ओके, अभी ह्यूमन पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को राइट कंडीशन चाहिए और राइट सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन चाहिए। और जब एक इंडिविजुअल के अराउंड राइट सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को बनाया जाएगा तभी वो इंडिविजुअल अपने हिडन पोटेंशियल को डेवलप कर पाएगा। तो मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल है, उसके अंदर पोटेंशियल है कुछ बनने की, मान लीजिए डॉक्टर बनने की पोटेंशियल है, लेकिन उसके सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट उसे सपोर्ट नहीं कर रहा,
तो उस इन्वायरमेंट को, उस सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को ऐसा कैसे बनाया जाए कि वो जो इंडिविजुअल है वो अपने हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर सके। यहां पर मिल कहते हैं कि स्टेट के इंटरवेंशन की जरूरत है, स्टेट को इंटरवीन करने की जरूरत है और उस इंडिविजुअल के अराउंड वो सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है ताकि वो इंडिविजुअल अपने हिडन पोटेंशियल को, अपने इंडिविजुअलिटी को रियलाइज कर सके। ओके, स्टेट इंटरवेंशन के साथ साथ राइट सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन की भी जरूरत होती है। सिर्फ स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक इंडिविजुअल अपने अपने पोटेंशियल को अचीव करे, डेवलप करे। सिर्फ स्टेट की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे कम्युनिटी की है, पूरे सोसाइटी की है। हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना होगा एक दूसरे के प्रति। तो जॉन स्टुअर्ट मिल राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फोकस कर रहे हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म में सिर्फ ये कहा गया कि इंडिविजुअल अपने राइट के ऊपर फोकस करे। जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहे हैं नहीं, अगर हम सिर्फ राइट्स के ऊपर अपने फोकस करेंगे, अगर हम सिर्फ ये कहेंगे कि मेरा ये अधिकार है कि मैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करूं, नहीं, ये गलत होगा। राइट्स के साथ साथ आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी फोकस करना है। ओके, म्यूचुअल कॉपरेशन की बात उन्होंने की। एक इंडिविजुअल अपने हिडन पोटेंशियल को तभी इंप्रूव कर पाएगा, तभी रियलाइज कर पाएगा फर्स्ट जब उसके अराउंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बिल्ड किए जाएंगे। अगर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरफेयर करे और उस इंडिविजुअल के अराउंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, राइट सोशल इकोनॉमिक कंडीशन प्रोवाइड करे, क्रिएट करे। दूसरा स्टेप है कि हमें एक दूसरे का मदद करना है। म्यूचुअल कोऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर एक कम्युनिटी में कुछ लोग फेल कर रहे हैं, कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी सिर्फ उन लोगों की नहीं है। जैसे कि सोशल डार्विनिस्ट ने कहा था कि अगर आप फेल करते हो फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, क्योंकि आपने मेहनत नहीं किया, आपने परिश्रम नहीं किया। मिल कहते हैं कि ऐसा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे कम्युनिटी की है। कम्युनिटी को भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। तो राइट्स के साथ साथ आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी फोकस करना है। तो ये एक शिफ्ट है। क्लासिकल लिबरलिज्म जो कि इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस था, वहां से जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंडिविजुअलिज्म के कॉन्सेप्ट से और आगे बढ़ते हुए इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। ओके, अब लिबरलिज्म सिर्फ इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं करेगा, अब लिबरलिज्म में इंडिविजुअलिटी की भी बात होगी। अब लिबरलिज्म में ह्यूमन पोटेंशियल की बात होगी। अब लिबरलिज्म में इस बारे में बात होगी कि अगर एक व्यक्ति डेवलप नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, तो उसके लिए सोशल कंडीशंस भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कम्युनिटी भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये शिफ्ट था। क्लासिकल लिबरलिज्म के पास चैलेंज आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के द्वारा चैलेंज दिया जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो वर्किंग क्लास का पुअर कंडीशन है, वहां से चैलेंज निकल कर आता है और इस चैलेंज के रिस्पॉन्स में क्लासिकल लिबरलिज्म को रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। ओके, और यहाँ आप देख सकते हैं लिबर्टी फ्रीडम का एक नया डेफिनेशन उभर कर आ रहा है। तो यूटिलिटेरियनिज्म वो लिंक है, क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म के बीच यूटिलिटेरियनिज्म वो लिंक है, यूटिलिटेरियनिज्म जोड़ता है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फिगर, सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल। क्लासिकल लिबरलिज्म में जॉन लॉक और एडम स्मिथ इंपॉर्टेंट फिगर थे। जॉन स्टुअर्ट मिल, क्लासिकल लिबरलिज्म के बाद जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो इंपॉर्टेंट फिगर होंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल वो कड़ी है जो क्लासिकल लिबरलिज्म को मॉडर्न लिबरलिज्म से जोड़ती है। ओके, मॉडर्न लिबरलिज्म हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो कि क्लासिकल लिबरलिज्म से पूरी तरह डिफरेंट होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब